ओके, तो ये है आपके लिए चांदी पर एक बड़ा पोल आता हुआ दिखा है। दिवाली तक चांदी के दाम कैसे रहेंगे, ये शो मिस मत कीजिएगा। आज सुबह 11:30 बजे थोड़ी ही देर में आपके लिए आने की तैयारी में। तो कमोडिटी बाजार का भरपूर कवरेज आपके लिए जी बिजनेस पर, भरपूर कवरेज इन्वेस्टर्स के लिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, तीनों ही तरह की पिक, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ये है वो शो। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स वो आपके लिए शॉर्ट, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। आइए, दो खास मेहमान हमारे साथ है तैयार, विकास सेठी साहब और साथ ही राजेश पालिया जी। गुड मॉर्निंग सेठी साहब, करिए शुरुआत अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जो आज की मेरी लॉन्ग टर्म पिक है, एक सॉलिड कंपनी है, स्टॉक का नाम है इनियोस स्टायरोल्यूशन, एक एमएनसी कंपनी है जिसको मैंने कई बार नीचे लेवल्स पे पहले भी रिकमेंड किया हुआ है। ये एबीएस बनाने वाली कंपनी है। भारत में 2 ही कंपनियां एबीएस बनाती है और ये जो प्रोडक्ट है ये आपके ऑटोमोबाइल्स और होम अप्लायंसेस में काम आता है और काफी जबरदस्त डिमांड देख रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की ये दोनों ही कंपनियां। दूसरी कंपनी है बीईपीएल और प्राइसेस भी एबीएस के हाल ही में काफी बढ़े हुए हैं, तो उसका भी फायदा इस कंपनी के फंडामेंटल्स में देखने को मिलेगा। अब बाकी अनिल जी, जून क्वार्टर में दमदार नतीजे थे। 86 करोड़ का पैट था जो कि पिछले साल 20 करोड़ का नुकसान था। एबिटा मार्जिन है कंपनी के अराउंड 24%, फिर रिटर्न ऑन इक्विटी है अराउंड 31% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है अराउंड 38-39% का। तो एक सॉलिड कंपनी है और एक नेग्लिजिबल डेट है, ऑलमोस्ट जीरो ही डेट है। मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल करंट लेवल्स पे खरीदे। मेरा इसमें लॉन्ग टर्म का टारगेट है 1700 रुपए। 1700 रुपए तक के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय यहां पर आपके लिए आती हुई दिख रही है सेठी साहब की तरफ से। इनियोस स्टायरोल्यूशन ये है वो बेहतरीन स्टॉक। आइए, राजेश पालिया साहब भी हमारे साथ तैयार है। राजेश जी बताएं सर, आपकी पसंद का शेयर लॉन्ग टर्म के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉन्ग टर्म के लिए हमने जो रियल एस्टेट सेक्टर से जो स्टॉक चुना है वो है ब्रिगेड इंटरप्राइजेस। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो ओवरऑल अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। डेली सेटअप में अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, हमें लगता है कि ये स्टॉक को यहाँ से लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ऐड करना चाहिए पोर्टफोलियो में। अगर हम इस स्टॉक के मंथली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से तेजी बनी है एक कंसोलिडेशन के बाद, हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से 450 से 460 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो 380 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 380 370 ये बाय रेंज सजेस्ट करेंगे। 355 के आसपास स्टॉप लॉस रखें और 450 से 460 तक के टारगेट ब्रिगेड इंटरप्राइजेस में आते हुए दिख सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म पिक रहेगी आज के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। यहां पर आप रखें नजर। रियल एस्टेट काउंटर का एक और बेहतरीन स्टॉक, लगातार रियल एस्टेट और उससे जुड़ी कंपनीज फोकस में आ रही हैं। पर आइए 10 की कमाई भी लेते हैं जय ठक्कर से। जय बताएं कौन सा स्टॉक लेकर आए हैं आप? जी दीपांशु, ये स्टॉक पहले मैंने कवर किया था ये एसपीएल में और हमने डबल डिजिट में था तब दिया था एज अ लॉन्ग टर्म पे। वेल्सपन इंडिया जो करीब अभी 132 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, इस पे टारगेट हमारे काफी अग्रेसिव थे तभी भी और अभी भी मुझे शॉर्ट टर्म में काफी ये पसंद आ रहा है। ये 132 के आसपास आप ये खरीद सकते हैं। इसके जो दीपांशु टेक्निकली शॉर्ट टर्म टारगेट्स इसके बन रहे हैं दैट वुड बी 155। ये पहला टारगेट रहेगा, इनफैक्ट 2 टारगेट इसके बन रहे हैं। सेकंड टारगेट बनेगा 165। सो 155 165 ये 2 टारगेट्स के लिए इसको खरीद के चल सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका एक शॉर्ट टर्म करेक्शन खत्म हो चुका है, एक 3 वेव करेक्टिव पैटर्न खत्म हो चुकी है। इसके मोमेंटम अगर आप देखिए तो काफी ओवरसोल्ड हो चुके हैं डेली चार्ट्स पर। वीकली मंथली डिग्री पर अगर हम देखें तो स्टॉक कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, मोमेंटम काफी अच्छा है और जो हिसाब से ये स्टॉक अपने 50 डेमा को होल्ड करके चल रहा है, रिसेंटली भी अगर आप देखें तो इसने यहीं पे सपोर्ट लिया है। सो नीचे में इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 123 का। सो 123 के स्टॉप लॉस के साथ वेल्सपन इंडिया को खरीदे 155 और 165 के टारगेट्स के लिए। वेल्सपन इंडिया भी हमारा एसआईपी स्टॉक रहा हुआ और बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस इस स्टॉक में आया। मेरे ख्याल से बहुत नीचे के दाम पर एसआईपी स्टॉक को इसको हमने रिकमेंड किया था। जरा इसका अगर एक थोड़ा सा लंबा चार्ट लिया जाए 3 महीने से 6 महीने का, तो एक अंदाजा लगेगा कि किस तरह का एक्शन इस स्टॉक में बनता हुआ दिखा। टेक्सटाइल स्टॉक्स लगभग सारे अरविंद फैशन, सियाराम सिल्क मिल, सेंचुरी एंका,
ये सारे स्टॉक्स हैं जो हमारे रडार पर रहे हैं और ये है 3 महीने का चार्ट जहां पर लगभग 36% के रिटर्न आते हुए दिखे 90 से 135 के आसपास। जैन साहब भी हमारे साथ तैयार हैं। जैन साहब, टेक्सटाइल में कोई स्टॉक आपको अभी पसंद है? हाल ही में मेरे ख्याल से आपने सेंचुरी एंका खरीदने की राय दी थी, जहां तक मुझे याद है, पिछले हफ्ते, करेक्ट? बिल्कुल अनिल जी, सेंचुरी इनका दिया था, ये 2-9 को दिया था। और दूसरी बात, अभी मैं मैसेज ही कर रहा था आपको, एसपी अपरेल्स देखिए 10% ऊपर है, जो कि फ्राइडे वाले इवनिंग शो में हमने दिया था इंट्राडे पिक के तौर पे कैश मार्केट की, और अभी भी सुबह रिपीट किया था, तो वो एक जबरदस्त चल रहा है। सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं और वर्धमान टेक्सटाइल्स पहले दिया हुआ है, अंबिका कॉटन पहले दिया हुआ है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स भी अच्छा करेंगे। फिर सियाराम को देखना चाहिए। सो ओवरऑल आई एम बुलिश, और सेंचुरी इनका सर्टेनली आपने बहुत अच्छा ध्यान दिलाया, और वो मतलब अच्छा खासा फंडामेंटल सा अच्छे खासे लेवल्स पे, अच्छे खासा डिविडेंड यील्ड है, तो वहां पे भी ध्यान दे सकते हैं। बिल्कुल, आई एम वेरी बुलिश ऑन टेक्सटाइल सेक्टर्स। चाइना +1 इज रियली वर्किंग देयर। बिल्कुल। वेल्सपन इंडिया, ये है स्टॉक एसआईपी में 20 अप्रैल को रिकमेंड किया था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, लगभग 4 महीने में 80 रुपए से 130, 50 रुपए, यानी कि 70, यानी कि लगभग 60-70% के रिटर्न आ चुके हैं वेल्सपन इंडिया में पिछले अप्रैल से लेकर अभी तक, ये समझ लीजिए। एसपी अपैरल भी, ये भी स्टॉक 12 मई को हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में था 185 रुपए पर। एसपी अपैरल जो जैन साहब आज सुबह आपने रिकमेंड किया, टेक्सटाइल में तो शायद ही कोई स्टॉक छोड़ा हो, अंबिका कॉटन वगैरह ये सारे रिकमेंड किए। ये आप देख सकते हैं 185 से लगभग दुगुना हो चुका है। एसपी अपैरल लाइए जो जैन साहब ने आज सुबह रिकमेंड किया था, जी हाँ, 185 वाला दुगुना। तो कई सारे स्टॉक्स हैं, सारे स्टॉक्स में थोड़ा सा आपको समय देना पड़ता है। हालांकि बाजार भी बहुत अच्छा रहा, इसलिए कई सारे स्टॉक बहुत तेजी से भाग गए, लेकिन थोड़ा सा वक्त अगर आप देंगे तो स्टॉक्स में आपको भरपूर रिटर्न मिलेगा। ये टाइम ऐसा है जहां आप डिलीवरी लेकर शांति से बैठें और आराम से इन्वेस्ट करें, ये आपके लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में वक्त है पोजिशनल पिक लेने का। राजेश पालिया साहब बताइए सर, आपकी पसंद का आज पोजिशनल स्टॉक? पोजिशनल स्टॉक रहेगा सेंचुरी टेक्सटाइल। ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट पे अगर हम स्टॉक को एनालाइज करें तो पिछले कुछ दिनों में एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने वापस से अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करके अभी जिस तरीके से मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दिया है, हमें लगता है यहाँ से सेंचुरी टेक्सटाइल को पोजिशनल बेसिस पे बाय करना चाहिए। 930-940 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेंचुरी टेक्सटाइल में। यहाँ पे करंट लेवल से हम 825 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे और टारगेट होंगे 930-940। तो सेंचुरी टेक्सटाइल बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल कैटेगरी में। बिल्कुल, तो एक और टेक्सटाइल / रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा काउंटर सेंचुरी टेक्सटाइल, इस पर है खरीदारी की राय। अभी आपके लिए थोड़ी देर पहले सुमित जी की तरफ से ट्रेडिंग कॉल भी आई थी, तो बढ़िया मोमेंटम है ये काउंटर पर। आइए जैन साहब से लेते हैं उनकी 10 की कमाई का आइडिया। जैन साहब बताएं कौन सा स्टॉक चुना है आपने? GRSE गार्डन रीच एक बेहतरीन डिफेंस का स्टॉक है और डिफेंस स्टॉक्स तो अच्छा कर ही रहे हैं। HL देखिए जब से FNO में आया है काफी भाग ही रहा है और मुझे लगता है कि डिफेंस स्टॉक्स पे सरकार भी अब डिफेंस पे स्पेंडिंग वापस से बढ़ाएगी और ऐसा मेरा मानना है कि ये स्टॉक अच्छा करेगी। एक प्रीमियर शिप बिल्डिंग कंपनी है, पहला शिपयार्ड है जो वॉरशिप्स एक्सपोर्ट के इंडिया से, और इनके जो रेवेन्यूज की अगर स्ट्रीम देखें तो करीब शिप बिल्डिंग से 94% आता है, 3% इनके इंजीनियरिंग डिवीजन से जहां पे लोग पोर्टेबल ब्रिजेस बनाते हैं और 3% डीजल इंजन से बनाते हैं जहां पे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है और बहुत सस्ता लगता है। मतलब 11 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, 21 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, डिविडेंड डील PSUs है तो बढ़िया रहना ही है 2.57। प्रॉफिट की कैगर पिछले 3 साल की है 23% और OPMs पहले कम थे कंपनी में, अब वो बढ़ रहे हैं। जीरो डेट कंपनी है, वाकई में कोई दिक्कत ही नहीं है। वो 228 से करेक्टेड है तो डाउनसाइड रिस्क भी बहुत लगती नहीं है। वैसे देखिए ये स्टॉक कोई बहुत सुर्खियों में रहता नहीं और बहुत ज्यादा तोड़फोड़ ऊपर नीचे ज्यादा नहीं करता और नीचे भी आए तो घबराना नहीं है इन स्टॉक्स में। पिछले 4 क्वार्टर्स देख रहे थे बहुत ही बढ़िया थे, जून टू जून तो बहुत बढ़िया था ही, और 174 करोड़ का TTM बेसिस पे पिछले 4 क्वार्टर में पैसा कमाई है जो हाईएस्ट एवर है। सो आई एम वेरी बुलिश। और एक टाइम पे रमेश दमानी जी भी स्टॉक में इन्वेस्टेड थे, अब नहीं है हालांकि, और FIIs DIIs का स्ट्रॉन्ग 14% होल्डिंग है। सो मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पे ले सकते हैं और आराम से 225 तक के टारगेट्स के। ओके, ये है आपके लिए
गार्डन रिच शिप बिल्डर्स यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए जैन साहब की तरफ से। ये एक बेहतरीन स्टॉक 10 की कमाई में इन्वेस्टमेंट के लिए आज से 6 से 9 महीने के लिए खरीदें, 225 के रखें आप टारगेट। आइए सेठी साहब से लेते हैं उनकी पोजिशनल पिक। सेठी साहब ने इनोस्टाइरुलेशन ये खरीदारी करने की राय दी है लॉन्ग टर्म के लिए। आज से सेठी साहब बताएं अपना पोजिशनल पिक। बिल्कुल अनिल जी, जो आज की मेरी पोजिशनल पिक है, स्टॉक का नाम है सुप्रजीत इंजीनियरिंग, एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, सॉलिड कंपनी है जो कि ऑटो कंपोनेंट स्पेस में ऑटो केबल्स, फिर हेलोजन बल्ब्स और स्पीडोमीटर्स इन सेगमेंट्स में काम करती है। एक एनविएबल क्लाइंट लिस्ट है, कंपनी के क्लाइंट लिस्ट देखेंगे तो टीवीएस है, फोक्सवैगन है, इस तरह के क्लाइंट्स है। सॉलिड फंडामेंटल्स, जून क्वार्टर भी बहुत ही अच्छा था, 43 करोड़ का पैट था जो कि पिछले साल जून क्वार्टर में 14 करोड़ का नुकसान था। अच्छे रिटर्न रेशियोज है और कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम कर रही है। अभी जो डेट इक्विटी रेशियो है वो रिसेंटली रिपोर्टेड जो है वो 0.27 है, जो कि हार्डली नेग्लिजिबल है। और बाकी FIIs DIIs की भी अच्छी खासी 16-17% की हिस्सेदारी है, जिसमें प्रोमिनेंट है DSP और HDFC। तो ये स्टॉक भी मुझे लगता है पोजिशनली बहुत अच्छा कर सकता है। इस स्टॉक को ये जो करंट लेवल है 325 के आसपास यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म में ही टारगेट है पोजिशनली टारगेट है 365 का, स्टॉप लॉस रखना 310 रुपए। तो 365 के टारगेट के लिए खरीदारी करें सुप्रजीत इंजीनियरिंग, यहां पर भी आपको मोमेंटम आते हुए दिख सकता है। सेठी साहब की पोजिशनल पिक है ये। पर आइए एक स्टॉक जो आज चर्चा में है, बल्कि हमने देखा फ्राइडे के ही सेशन से मोमेंटम में आने शुरू हो गया था और बढ़िया अपडेट आते हुए दिखे हैं। M&M फाइनेंस, कैसे रहे हैं कंपनी के अपडेट और क्या समझना चाहिए इस परफॉर्मेंस से, आइए इसके बारे में जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताइए कैसे आए हैं M&M फाइनेंस के अपडेट्स। आप देखिए इस महीने में भी जो डिस्बर्समेंट्स है उसमें काफी अच्छी बढ़त होती हुई दिखी है। लगातार 2 महीने से हम देख रहे हैं 2000 करोड़ के ऊपर के डिस्बर्समेंट्स कंपनी करती हुई दिख रही है। और हमने देखा कि जो पहली तिमाही में थोड़ी सी दिक्कतें थी वो अब धीरे धीरे कम होती हुई दिखी है। कलेक्शन एफिशिएंसी में भी लगातार सुधार होता हुआ दिखा है। इसका फायदा M&M फाइनेंस को मिलता हुआ दिखा है। सबसे पहले डिस्बर्समेंट्स की बात करते हैं। ये जो महीना था अगस्त के महीने में 2100 करोड़ के ऊपर के डिस्बर्समेंट्स कंपनी ने किए हैं। पिछले महीने में 2400 करोड़ के डिस्बर्समेंट्स होते हुए दिखे थे। इसके साथ ही आप देखिए इस बार जो कलेक्शन एफिशिएंसी है उसमें अच्छी एक बढ़त आती हुई दिखी है। 95% से सुधरा है, 97% पे आते हुए दिखे हैं कलेक्शन एफिशिएंसी। साथ ही कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में इनके जो नेट NPAs हैं, यानी कि जो ग्रॉस NPAs है, उसमें लगातार सुधार होता हुआ दिखेगा। कलेक्शन एफिशिएंसी अब धीरे धीरे प्री कोविड समय के पर पहुंचती हुई दिख रही है। और साथ ही आप देखिए पिछले महीने अगर आप देखिए तो कलेक्शन एफिशिएंसी 95% थी। पहले क्वार्टर की अगर बात करें तो 80% कलेक्शन एफिशिएंसी थी। डिस्बर्समेंट्स भी आप देखिए पहले पूरे तिमाही में 3872 करोड़ था, लेकिन अगर आप पिछले 2 महीने को ही कैलकुलेट करते हैं तो ऑलरेडी डिस्बर्समेंट्स पहली तिमाही से एक्सीड करते हुए दिखे हैं। तो आने वाले समय में जो डिस्बर्समेंट्स हैं वो भी लगातार ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। इसका फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। आने वाले समय में कस्टमर कैश फ्लो बेहतर होता हुआ दिख रहा है और सितंबर में भी कंपनी का कहना है कि जो NPA है वो काफी ज्यादा सुधरते हुए दिखे हैं। अब इसके साथ ही अगर CLSA की बात माने, CLSA का कहना है कि वो काफी पॉजिटिव है, खरीदारी की राय दे रहे हैं और साथ ही इन्होंने अपने जो लक्ष्य हैं वो भी बढ़ा दिए हैं। 180 से बढ़ाकर 210 तक के टारगेट्स दे रहे हैं। इनका कहना है कि FY 23-24 तक जो इनके टोटल अर्निंग्स का एस्टिमेट है उसमें 4% से लेकर 9% तक की बढ़त देखने का अनुमान है। साथ ही जो प्रोविजंस का आंकड़ा है वो काफी कंफर्ट देता है, रिस्क है, क्योंकि जो टोटल एक्सेसिव प्रोविजंस हैं वो उनके कुल मुनाफे से भी ज्यादा है। तो ये आंकड़ा काफी अहम होगा। अगर NPAs में सुधार आता है तो प्रोविजंस जो है वो रिवर्स बैक होते हुए दिखेंगे और इसका फायदा आने वाले अर्निंग्स में जो मुनाफा है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। तो इसी के चलते CLSA भी पॉजिटिव है। पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं कि जो बिजनेस अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं वो काफी पॉजिटिव है। ओके, तो ये है आपके लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस पे अचानक से बुलिश होते हुए सारे ब्रोकरेजेस और साथ ही बेहतरीन बिजनेस आउटलुक। और साथ ही एक और बड़ी बात जो हम आपको याद हो तो मेरे ख्याल से गुरुवार या शुक्रवार को मैं बता भी रहा था कि जो चेंज ऑफ मैनेजमेंट हुआ है, एक नए CEO आए हैं, उनसे भी बाजार में काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं इन्वेस्टर्स को कि कुछ बड़ा काम वो करेंगे। जो एक्सिस बैंक से मेरे ख्याल से आए वहाँ से एक बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे। वागले साहब तैयार है, वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वंडर। बताएं सर आपकी पिक। अनिल जी, मेरी पिक है वोल्टास
अभी 1130 है, यहाँ से लेकर 1125 1124 अगर करेक्शन आता है तो लेना चाहिए। इसमें एक बड़ा वाला ब्रेकआउट है। मेरा टारगेट 1160 का इंट्राडे है, यहाँ से भी मुझे 30 रुपए की मुंह दिखाई दे रही है इंट्राडे। पोजिशनली मेरा टारगेट लगभग 1200-1220 के बीच में है, वो 3 से 4 दिन का है। और आपका स्टॉप लॉस 1112 का होना चाहिए। 1112 के स्टॉप लॉस से खरीदें। वोल्टास 1200 और 1220 तक के टारगेट आपके लिए आते हुए नजर आएंगे। इस बीच लुपिन को लेकर एक खबर आती हुई दिख रही है। टीबी की एक दवा के लिए इन्होंने करार किया है। रशिया की कंपनी रूस की कंपनी के साथ करार किया। स्टॉक 0.5% मजबूत आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिखेगा। टीबी अलायंस के साथ एक दवा के लिए करार किया है। यह है लुपिन को लेकर इस वक्त की खबर आपके लिए। बढ़ते आगे, सुमित जी तैयार है, वक्त है सुमित के सुपरहिट का। बताएं सुमित जी। अनिल जी, भाई का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भी भाव चल रहा है 142 रुपए। स्टॉक का नाम है अरविंद स्मार्ट स्पेस लिमिटेड। अरविंद स्मार्ट स्पेस लिमिटेड, जिसका सिंबल है ARV स्मार्ट। ये स्टॉक के अंदर एक स्मार्ट मूव अभी ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक ने दिसंबर 2018 के हायर लेवल्स अभी ब्रेक किए हैं, यानी एक अच्छे खास कंसोलिडेशन का, एक वीकनेस का ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। स्टॉक वीकली चार्ट्स में ब्रेकआउट दिखा रहा है, स्टॉक डेली चार्ट्स में ब्रेकआउट दिखा रहा है। मेरे को लग रहा है ये स्टॉक हफ्ते से 10 दिन के अंदर एक बड़ा और एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। 155 रुपए का स्टॉक का होगा पहला टारगेट, 155। स्टॉक का दूसरा टारगेट होगा 165। जिस तरह का ब्रेकआउट, जिस तरह का कैंडल स्टॉक में फॉर्म हो रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि जल्दी ये लेवल देखने को मिलेंगे। स्टॉक हायर लो फॉर्मेशन में है, पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यूसली तेजी दिखा रहा है। और जो आज की कैंडल फॉर्म हो रही है वो रिसेंटली स्विंग हाई स्टॉक के अंदर ब्रेक हो रहे हैं। तो 155, 165 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए ARV स्मार्ट, अरविंद स्मार्ट स्पेस में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 134, 135 के आसपास है, तो 135 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। 155 से 165 का टारगेट, एक हफ्ते से 10 दिन का टाइम होराइजन रहेगा। सो 155 से 165 के टारगेट के लिए अरविंद स्मार्ट स्पेसेस पर करें खरीदारी। एक एक करके रियल एस्टेट स्पेस में है दमदार एक्शन, और उसी स्पेस से एक ये काउंटर भी आपके लिए। आइए 10 की कमाई के भी कुछ आइडियाज लें। चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास, उनकी स्टॉक पिक के लिए। बताएं सर। दीपांशु, हमारा 10 की कमाई का जो स्टॉक है ग्रासिम में भी करेक्शन देखने को मिली थी, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है यहाँ पर वो करेक्शन खत्म हो चुकी है, और ये स्टॉक एक अच्छी उछाल यहाँ से दिखाने का दमखम रखता है। तो इन स्तरों पर करेक्शन पर ग्रासिम में निवेश की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, ग्रासिम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है दीपांशु। इसमें करेक्शन आ चुका है, करेक्शन के बाद वापस स्टॉक रिज्यूम कर रहा है अपने अपट्रेंड को, और लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें तो बहुत ही दमदार दिखते हैं। तो सेंचुरी टेक्सटाइल और ग्रासिम दोनों मजबूत हैं, लेकिन ग्रासिम पर हमारी मध्यम अवधि के लिए खरीदारी की राय है। 1800 का हमारा टारगेट है, 1800, 1900 के टारगेट के लिए ग्रासिम को बाय करें। मौजूदा स्तरों पर भी खरीद सकते हैं, कुछ मामूली गिरावट आए तो उसका भी फायदा उठाकर खरीदे। 1800 से 1900 का लक्ष्य होगा। ग्रासिम हमारा 10 की कमाई का स्टॉक है। ओके, तो ग्रासिम, अभी थोड़ी देर पहले सिमी जी भी यहां पर खरीदारी की राय दे रही थी, और 10 की कमाई के लिए पोजिशनल बेसिस पर कॉल है राकेश जी कुणाल जी की तरफ से भी। तो नजर रखिए इस काउंटर पर। देखते हैं जय ने कौन सा कॉल आइडेंटिफाई करा है बिगुल जय के लिए। जय का जैकपॉट। बताया जाए। जी दीपांशु, अडानी एंटरप्राइज पे क्लियरली एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। इसका 1600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की मेरी सलाह है, जो करीब अभी 67 पर ट्रेड कर रहा है। इसका स्टॉप लॉस दीपांशु नीचे में रहेगा 56 का, तो 67 पे खरीदे, 56 का स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट जो इसका बन रहा है वो है 82 का, सेकंड टारगेट बन रहा है 90 का। 82 और 90 ये दो टारगेट्स के लिए अडानी एंटरप्राइज का 1600 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है। क्लियरली एक ट्रायंगुलर पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। मोमेंटम क्लियरली एक बाय क्रॉसओवर वहां पे देखने मिल रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पॉट में अडानी एंटरप्राइज लगभग 1635 से 1650 तक के लेवल हमें यहाँ से दिखा सकता है। तो उस लिहाज से देखें तो इसके जो कॉल ऑप्शन के टारगेट्स हैं लगभग 82 से 90 के बन रहे हैं। 1600 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है आपके लिए अडानी एंटरप्राइजेज में। यहाँ पर 56 का स्टॉप लॉस लगाएं।
82 और 90 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में वक्त है शॉर्ट टर्म पिक्स लेने का। सेठी साहब बताएं सर, आपकी शॉर्ट टर्म पिक। आज 2 स्टॉक आपने जो चुने, आइनोस स्टाइलोरेशन और सुप्रजीत इंजीनियरिंग, दोनों ऑटो एंसिलरी से नजर आ रहे हैं, क्या तीसरा भी इसी स्पेस से? बिल्कुल अनिल जी, कमाल कर दिया आपने, आप तो भाप लेते हैं एक्चुअली। मैंने जो तीसरा स्टॉक भी मेरे रडार पे आया वो कोइंसिडेंटली एक ऑटो स्टॉक ही आया है, जेबीएम ऑटो स्टॉक का नाम है, जो कि अभी 464 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी तो है ही है, उसके अलावा एक लीडिंग इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसेस बनाने वाली कंपनी है। इनका एक टाई अप भी है, टेक्निकल टाई अप विद सोलारिस, जो पोलैंड की एक नामी कंपनी है, इलेक्ट्रिक बसेस के लिए जानी जाती है। उनके साथ एक टाई अप भी है और उनके साथ पार्टनरशिप में ये इलेक्ट्रिक बसेस बनाते हैं। हाल ही में कई सारे स्टेट से, कई सारी म्यूनिसिपैलिटी से, फिर इवन दिल्ली मेट्रो से इनको कई सारे बसेस के लिए ऑर्डर्स मिले हैं। फिर आपके इवन जो एयरलाइन कंपनीज है जो पैसेंजर्स को ले जाने के लिए, मतलब आपके टर्मिनल से एयरक्राफ्ट तक, उसके लिए भी इनको एयरलाइन कंपनी से भी कई ऑर्डर्स मिले हैं। तो एक दमदार कंपनी। और जिस तरह से ओवर द वीकेंड जो एक ऑटो सेक्टर के लिए जो सरकार ने पहले पीएलआई स्कीम अनाउंस करी थी और उसके फिर डिटेल्स है जिसपे क्लियर कट फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, तो उसका एक बड़ा फायदा इस तरह की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सीरियसली फोरे करने वाली जो कंपनियां है उनको होना है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छा करना चाहिए। बैलेंस शीट अच्छी है, लो डेट इक्विटी रेशियो है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, वैल्यूएशंस रीजनेबल है। मुझे लगता है करंट लेवल्स 465 के आसपास इसको खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 490 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 450 रुपए। तो 50 के स्टॉप लॉस के साथ 490 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। जेबीएम, जय भारत मारुति का शॉर्ट फॉर्म है जेबीएम, जेबीएम ऑटो में करें खरीदारी। ये राय सेठी साहब की तरफ से आती है। आइए पालिया साहब से भी ले लें उनका पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक। पालिया साहब बताएं सर, आपके भी थोड़ी मुझे थीम तो दिख रही है, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज रियल एस्टेट का है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट पोजिशनल, सेंचुरी टेक्सटाइल वो भी रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ, तीसरा भी ऐसा ही कुछ है? तीसरा स्टॉक अनिल जी ओपन अप थीम से रहेगा और वो लिबर्टी शूज हमें यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। सो लिबर्टी शूज में अगर हम देखें सेटअप तो 5-6 वीक से जो करेक्शन था वो रिवर्स होते हुए दिख रहा है। स्टॉक का अगर हम नियर टर्म सेटअप के हिसाब से स्टॉक को देखें तो जिस तरीके से इसमें पैटर्न बने, हमें लगता है ये प्रीवियस स्विंग हाई जो इसके बने थे 189 वो लेवल की तरफ बढ़ेगा और वो लेवल क्रॉस होते से स्टॉक एक अच्छा अप मूव यहाँ से बनते हुए दिखना चाहिए, जो कि इसको 215-220 की तरफ लेके जा सकता है। मंथली सेटअप में स्टॉक में देखें तो एक बेस फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है, उसका ब्रेकआउट मंथली सेटअप पे भी इसमें विजिबल है। तो ये स्टॉक में अब यहाँ से एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म भी एक ये स्टॉक में हमें लगता है कि अच्छा अप मूव यहाँ से बनते हुए दिख सकता है। तो लिबर्टी शूज बाय करना है 175 के स्टॉप लॉस से, 215-220 हम यहाँ पे इसमें शॉर्ट टर्म के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 220 के टारगेट के लिए लिबर्टी शूज में करें खरीदारी। लेकिन एक बार जरा हमारे सारे एक्सपर्ट्स के पैनल को दिखाइए, जैन साहब, सेठी साहब और बाकी सब लोग भी। राजेश पालिया जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही अभी, लिबर्टी शूज इनको पसंद आया ओपनिंग अप थीम के हिसाब से। अब ओपनिंग अप थीम में हमने इतनी बार बात की, आज तक पहली बार मतलब जूते में भी ओपनिंग अप वाली थीम हो सकती है, ये सोचा ही नहीं है। और कितनी लॉजिकल बात है कि आदमी घर में घूम रहा है तो जूते तो पहनेगा नहीं, घर में बैठा हुआ आदमी बाहर निकलेगा तो जूते पहनेगा। तो पालिया साहब आपकी रिसर्च क्या कह रही है, मतलब आदमी घर से बाहर निकलेगा, सोशल फंक्शन में जाएगा, मंदिर जाएगा, तो क्या जूते खरीदने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी उन्हें? देखिए अनिल जी, बिल्कुल देखिए, स्कूल कॉलेज भी ओपन हो रहे हैं और जो लेदर शूज पहनते हैं उनके शूज शू रेक में रखे रखे भी खराब हो चुके हैं। अगर उसको नहीं यूज करते हैं तो लेदर शूज भी उसकी खराब हो चुके हैं। तो जैसे ही वापस ऑफिस ओपन होंगे, बाहर निकलेंगे तो शूज तो खरीदना ही पड़ेंगे। जैन साहब सही कह रहे हैं, वाकई में ये बात तो सही है। जैन साहब तो खैर ऑफिस जा रहे हैं तो इनके तो बच गए, लेकिन बाकी सब लोग ये एक्सपीरियंस तो मैंने भी किया है, और स्पेशली वो बारिश के सीजन में तो बड़ी हालत खराब होती है। क्यों जैन साहब?
बहुत बहुत सही कहा राजेश जी, मजा आ गया ये एनालिसिस देखिए। जो जूते जो पड़े क्या उनमें फफूंद लग जाती है। राजस्थान में तो आप क्या किशनगढ़ और चित्तौड़ और भीलवाड़ा से उदयपुर से तो आप जानते हो फफूंद वर्ड काफी यूज होता है। तो सफेद और इनफैक्ट मेरे बेटे का भी जूते हॉस्टल में रह गए थे बॉम्बे में, वो अभी सामान लेने गए अपना, तो वो जूते देखने लायक ही नहीं रहे। सो बहुत अच्छी एनालिसिस। और हम तो बैठे, अभी मैं भी जैसे शो में बैठा हूँ तो नीचे चप्पल ही पहना हूँ, जूते तो पहना हुआ नहीं हूँ। तो आप लोगों को तो एक्चुअली में ज्यादा एक्सपीरियंस, हम लोग तो फिर भी जा रहे हैं ऑफिस। तो गुड एनालिसिस, मजा आ गया। दीप के लिए शायद नया शब्द होगा फफूंद, लेकिन मैं दीप हम बता दूं इसको, हम है ना सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे कॉलेज के दिनों में। जैसे अपने 3-4 जनों का कॉलेज के दोस्तों का ग्रुप है और उसमें कोई 5वां बाहर का आके हम आपके साथ बड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश करें तो हम ये बता देखो फफूंद आ गई है। मतलब आपको उनको साथ में लेना नहीं है, लेकिन ये बड़ा इस्तेमाल होने वाला शब्द होता था कि भाई जबरदस्ती घुस रहा है, जरूरत नहीं है। वैसे जूतों के ऊपर फफूंद उसी तरह से आती है जो बता रहे हैं आपको राजेश जी। चलिए, तो ये है राजेश जी की पसंद का शेयर लिबर्टी शूज, जहां पर ओपनिंग अप थीम दिख रही है राजेश जी को। स्टॉक में रहेगा भरपूर एक्शन। छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 10 की कमाई। थोड़ी मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों से होती हुई दिख रही है। निफ्टी 17,350 के करीब होल्ड करते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी में करीब 150 पॉइंट्स की गिरावट इस समय आती हुई दिख रही है, जहां से थोड़ा प्रेशर बना है दबाव पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है भरपूर आज बाजारों में। पर फिलहाल अगर आप देखेंगे तो डेज लो पर ट्रेड कर रहे हैं बाजार। बैंक्स में कमजोरी आने से पूरे बाजार पर आपको थोड़ा इस समय असर आते हुए दिख रहा है। नजर रखिए बैंकिंग स्टॉक्स पर और नजर रखिए कुछ फाइनेंशियल स्टॉक्स पर भी। मेटल्स भी सुबह की चुस्ती के बाद इस समय हल्की सुस्ती दिखा रहे हैं। तो ये है कुछ पॉकेट्स ऑफ वीकनेस इस बाजार में। पर ट्रेड के हैं ढेरों मौके और आइए ऐसी एक बढ़िया कॉल लेते हैं वागले साहब के साथ। बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरे रडार पर एक हाई मोमेंटम स्टॉक आया है और वो स्टॉक है अडानी एंटरप्राइजेज, लेकिन मेरे को ये 1602 के पार होते ही देना है। अभी 10 मिनट पहले वो 1601 पे ट्रेड हो रहा था, अभी 1594 है। तो जिसको रिस्क लेनी है वो अभी ले सकता है। पोजिशनली मेरा तो 150-200 रुपए का व्यू है। अगर आज का इंट्राडे आपको प्ले करना है तो 1602 के ऊपर बाय करिए। 10 रुपए का 15 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। ये स्टॉक 1670-1680 एक ही दिन में जाना चाहिए, इतना इसमें मोमेंटम है। लेकिन इंट्राडे के लिए अगर आप स्पेसिफिकली फ्यूचर्स में ले रहे हो तो 1602 के ऊपर ही बाय करें। पोजिशनली ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर एंट्री की जा सकती है। 30-40 रुपए का स्टॉप लॉस, 100-150 रुपए का टारगेट, 2 से 3 दिन का टाइम फ्रेम। अदानी एंटरप्राइजेज अभी जय ठक्कर ने भी 1600 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय दी थी और वागले साहब भी कह रहे हैं चार्ट्स पर आ रहे हैं मजबूत संकेत, खरीदारी करके चलें आप 1670-1680 तक के टारगेट के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का। और आज हमारे साथ चर्चा के लिए एक सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बजिंग सेक्टर है और वो है शुगर। और तैयार है कंपनी, इस स्पेस की दिग्गज कंपनी द्वारिकेश शुगर। शुगर की शॉर्टेज, बढ़ते हुए दाम, ग्लोबल मार्केट्स में शुगर की कमी, बढ़ते हुए एक्सपोर्ट्स, ढेर सारा एक्शन और साथ ही एमएसपी की खबरें। इन सब के बीच में आज वक्त है देश की जानी मानी शुगर कंपनी द्वारिकेश शुगर से मुलाकात करने का। नवंबर 93 से कंपनी की शुरुआत हुई है और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। 21,500 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला डिस्टिलरी भी है और उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 2 प्लांट है और बरेली में 1 प्लांट है द्वारिकेश शुगर का। आइए स्वागत करते हैं हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विजय बंका साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो 2007 से कंपनी के साथ जुड़े हैं और मई 2009 से कंपनी के बोर्ड में शामिल हुए हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और जाहिर सी बात है सीए हैं, तो फाइनेंस और स्ट्रेटेजी का गहरा अनुभव है।
30 सालों से ज्यादा का बंका साहब का। बंका साहब, स्वागत है आपका, धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए। पहले सेक्टर के साथ शुरुआत करता हूं, फिर आपकी कंपनी से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछूंगा। पहले तो ये कि ग्लोबली शुगर के दाम $20 के ऊपर पहुंच चुके हैं। कितनी तेजी ग्लोबल मार्केट में शुगर में आपको दिख रही है, और उसका क्या कुछ भारतीय बाजारों में भी शुगर के दाम पर असर पड़ेगा? यदि हाँ तो कितना, ये समझाएं सर। नमस्कार। ग्लोबल शुगर मार्केट में इस समय तेजी है, जिसका कारण है कि ब्राजील में काफी सूखा पड़ा और उसके बाद में फ्रॉस्ट का भी इम्पैक्ट रहा है। तो ग्लोबल शुगर मार्केट इस समय रॉ शुगर का 20 सेंट के ऊपर चल रहा है। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये खरीदारी इस भाव में थोड़ी कमी हुई है, बट चूंकि खबरें ये है कि ब्राजील में स्थिति ठीक नहीं है और ग्लोबली भी 21-22 में करीब 4 मिलियन टन का डेफिसिट का अनुमान है, तो ये भाव सस्टेन करना चाहिए। अच्छा, इस भाव का डेफिनेटली इंडिया के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होता है कि भाई ग्लोबली शुगर के भाव ठीक हैं, तो एक्सपोर्ट होने का संभावनाएं रहती है। तो इंडिया का शुगर बैलेंस करीब उससे ठीक होने में उसकी मदद मिलती है, तो उसका डेफिनेटली डोमेस्टिक मार्केट पे भी असर पड़ता है। ओके, अभी एक अंदाजा दें, घरेलू बाजारों में क्या दाम है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्या दाम है, और क्या इस वक्त हमारी कंपनियों के लिए शुगर एक्सपोर्ट करना फायदेमंद है? यदि है तो कितना गैप है, जरा वो समझाएं सर। बिल्कुल, डोमेस्टिक मार्केट में इस समय पिछले दिनों में काफी उछाल आया है। हालांकि 1-2 दिन पहले से थोड़ा मॉडरेट हुआ है शुगर के भाव, 3600 के नीचे चल रहे हैं भाव इस समय, और मेरे ख्याल से रीजनेबल भाव हैं। तो इस समय डोमेस्टिक मार्केट में भाव सुधरने के 2 कारण बताऊंगा मैं। एक तो ये है कि इंटरनेशनली अगर ये शुगर के भाव बढ़े हुए हैं तो जिसका फेवरेबल इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट पे भी सेंटिमेंटल के हिसाब से आ जाता है, और दूसरा ये कि जिसके वजह से होता ये है कि पाइपलाइन जो खाली थी, तो ट्रेडर्स लोग पाइपलाइन को रिप्लेनिश करने में इस समय लगे हुए हैं, जिसके वजह से डोमेस्टिक मार्केट में सुधार आया है। और इंटरनेशनली जैसे मैंने कहा 20 सेंट के ऊपर चल रहे हैं, तो इस समय अनुमान ये है कि 1 से 1 to 1.25 मिलियन टन के सौदे हो चुके हैं। हालांकि ज्यादा सौदे होने में अगर थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट और थोड़ा सुधरे तो काफी मदद मिलेगी, क्योंकि इस भाव में महाराष्ट्र की चीनी मिल के लिए एक्सपोर्ट करना बनता है, बट यूपी के लिए क्योंकि कॉस्ट भी ज्यादा हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह, तो थोड़ी दिक्कत आती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा और मार्केट सुधरे और यूपी की मिलें भी इसमें एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करे। गवर्नमेंट का भी निर्देश है कि हालांकि उन्होंने सब्सिडी के लिए मना कर दिया है और हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सब्सिडी के लिए। गवर्नमेंट का भी आदेश एक तरह से, निर्देश एक तरह से ये है कि भाई आप लोग करिए एक्सपोर्ट, जितना आपका लास्ट ईयर का कोटा था उस हिसाब से आप लोग एक्सपोर्ट करिए, जिससे कि मार्केट डोमेस्टिकली ये स्टॉक सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो जाए। काफी नियंत्रण में आया है स्टॉक पिछले साल के कंपैरिजन में। इस साल अनुमान ये है कि 8.6 to 8.7 मिलियन टन का क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। तो ये पिछले कुछ सालों से जो स्टॉक चल रहा था उससे कंपेयर करेंगे तो काफी बेहतर है। ओके, एक और चीज जो है कि वैसे तो अभी 3200 रुपए के आसपास पर क्विंटल के दाम जो शुगर के चल रहे हैं, यानी कि 32 रुपए, लेकिन इस माने आपकी जो एसोसिएशन है उन्होंने सरकार को लिखा है कि भाई एमएसपी बढ़ाई जाए, मिनिमम सेलिंग प्राइस जो शुगर की वो 31 रुपए से बढ़ाकर 35 की जाए। आपका क्या विचार है इस पे, और क्यों 35 रुपए करने की जरूरत है, और कुछ अंदाजा दे सकते हैं कब तक ऐसा हो सकता है कि दाम 35 रुपए कर दिए जाए? इसमें निरंतर इस पे रिक्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट से कि आप इसको मिनिमम भाव को 3100 से 3500 कर दे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुगर का ज्यादा है। एक औसत चीनी मिली का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो उसको कवर करने के हिसाब से 3500 का गवर्नमेंट को हमने, हमारा एसोसिएशन निरंतर रिक्वेस्ट कर रहा है। तो लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लियर इंडिकेशन आया नहीं है। हालांकि एक आध जो अनाउंसमेंट है कि वो ये है कि भाई हम नहीं करेंगे, बट प्रयास जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि ये भाव स्थापित हो जाए, जिससे कि क्या है, ठीक है इस समय मार्केट में उछाल है, लेकिन कभी कभी ऐसे समय भी आते हैं जब मार्केट में प्रेशर रहता है। अभी जब सीजन नया चालू होगा
हो सकता है महाराष्ट्र चीनी मिल वालों को के वजह से थोड़ा मार्केट में प्रेशर आए, तो एक स्थापित हो जाए अगर MSP 3500, तो वो काफी सहयोग करेगा चीनी मिलों को अपने सेल्स का शुगर बेचने में, और उनकी वायबिलिटी चीनी मिल की बेहतर हो सकती है। ओके, तो ये आपके लिए 3500 रुपए प्रति क्विंटल या 35 रुपए के दाम करने की मांग है। लेकिन एक चीज और जो है शुगर को लेकर जो आती हुई दिख रही है वो है इथेनॉल की स्टोरी। अब आपको क्या लगता है सर, 3 साल आगे का अगर देखें शुगर सेक्टर के लिए या आपकी कंपनी के लिए, कमाई कहाँ है, कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, शुगर की है या इथेनॉल की? मैं कहूंगा दोनों की है। एथेनॉल की वजह से शुगर में बेहतरी आएगी। देखिए ये है कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री दोनों ने इस दिशा में काफी काम किया है। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को सही दिशा मिली है इस समय, और गवर्नमेंट का उम्मीद है कि 1 अप्रैल 2023 से E20 का कंप्लायंस हो। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटीज निरंतर मतलब बढ़ती चली जा रही है। लोग चीनी मिल वाले एथेनॉल की कैपेसिटी लगा रहे हैं। तो अनुमान ये है कि 2023 या उसके 1 साल के अंदर अंदर जो सरप्लस चीनी देश में हो रही है 6 से 7 मिलियन टन, तो वो एथेनॉल के रूप में परिवर्तित हो जाए। तो आप ये देखेंगे ग्लोबली भी सब इस समय ये फूड का जो सरप्लस है, तो फूड को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने की दिशा में हर कंट्री में काम चल रहा है। तो भारत में भी एक काम चल रहा है कि जो एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोडक्शन है चीनी का, क्योंकि चीनी का प्रोडक्शन इस समय मतलब 33 मिलियन टन एक तरह से इसका एक पैरामीटर एस्टैब्लिश हो चुका है। तो 6-7 मिलियन टन अगर 6 मिलियन टन अगर सैक्रिफाइस हो जाए तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन में बराबरी आ जाएगी, और जिससे कि चीनी के मार्केट को एक स्टेबिलिटी मिलेगी। ओके, तो ये आपके इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर है। लेकिन इथेनॉल की कैपेसिटी बढ़ाने को लेकर, डिस्टिलरी की कैपेसिटी बढ़ाने को लेकर आपने कहा भी था इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, मेरे ख्याल से 175 KLPD का आप एक एक्सपांशन करने जा रहे हैं। जरा इसके बारे में बताएं, कहां तक बात पहुंची, कब तक प्रोडक्शन शुरू होगा सर? हम लोगों ने ऑर्डर वगैरह सब दे दिया, इंडेंट वगैरह दे दिए, क्रिटिकल इक्विपमेंट का काम जोर शोर से चालू है। तो हम अनुमान करते हैं कि 12 से कम महीने में हम इसको इस्टेब्लिश कर लेंगे। तो उम्मीद ये है कि जुलाई या अगस्त में हमारा नया प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, नया प्लांट स्टैब्लिश हो जाएगा, और हम एथेनॉल उसमें बनाना शुरू कर देंगे। ये काम काफी जोर शोर से हमने चालू कर दिया है। ओके, तो ये आपके लिए एक्सपेंशन प्लान है, तो थोड़ा बहुत तो आपका कर्ज होगा भी, लेकिन फिर भी इस साल के अंत तक, इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक कितना कर्ज आप कम करने की सोच रहे हैं, अभी कितना है, और क्या आपके टारगेट्स हैं सर? देखिए, ये कर्ज ज्यादा होगा, ये एक मेरे ख्याल से एक मिथ है, क्योंकि एक तरफ मैं मानता हूं कि जब हम एथेनॉल की कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो हमें कर्ज लेके बढ़ाना होगा। लेकिन आप ये समझिए कि अगर हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उस हिसाब से कम हो जाएगा, क्योंकि हम चीनी कम बनाएंगे तो चीनी का जो स्टॉक हमको 12 से 15 महीना रखना पड़ता है, उसमें गिरावट आएगी। और एथेनॉल है वो मतलब शीघ्रता से बिक जाता है और उसके पैसे भी आ जाते हैं। तो ओवरऑल डेट पोजीशन में मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ चेंज होगा, और आने वाले दिनों में डेट कम होता रहेगा। हमारे पास में अभी लॉन्ग टर्म डेट करीब 250 करोड़ से कम है, और अभी ये नया डिस्टिलरी का लोन हम लेंगे तो ये करीब 182 करोड़ का ये लोन होगा। बट जैसे मैंने आपको कहा, हमारा वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन धीरे धीरे कम होता रहेगा, जिससे कि ओवरऑल डेट पोजीशन में कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। ओके, आखिरी सवाल सर, ये कि कितनी इन्वेंट्री आपके पास है इस वक्त शुगर की, उसकी कॉस्ट क्या है, अनरियलाइज इन्वेंट्री गेन्स के बारे में एक अंदाजा दे पाए सर? हमारे पास में 31 अगस्त में करीब 13 लाख, 13.5 लाख की इन्वेंट्री चीनी की थी, और हमारा जो जून का हमारी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन था वो 2,915 के करीब था।
तो हम उम्मीद करते हैं दिसंबर या जनवरी तक हमारा ये स्टॉक खत्म हो जाएगा, हम बेच पाएंगे। जिस हिसाब से हमें मंथली रिलीज कोटा मिल रहा है, तो ये मतलब 15 महीना की होल्डिंग रही है। मतलब ओवरऑल अगर आप देखें, औसतन तो कम रही है, बट ओवरऑल 15 महीने में स्टॉक पूरा खत्म हो जाए। तो आप कह रहे हैं कॉस्टिंग 2000 के आसपास है और अभी भाव 3200 के आसपास है, राइट सर? 2915 में हमारा वैल्यूएशन था, हालांकि इसमें सारे ओवरहेड्स नहीं आते। जी 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 जी, ठीक बात है। तो 2900 के आसपास और 3200 के आसपास के अभी भाव है। बहुत बहुत शुक्रिया बंगा साहब, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बहुत विस्तार से आपने न सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में बताया, पूरे सेक्टर के बारे में हिंदुस्तान में बताया, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़े हुए भी मैंने बहुत सारे सवाल आपको पूछे, तो आपने पूरी डीप इंसाइट के साथ, पूरी अपनी नॉलेज और विजडम के साथ हमें इसकी सेक्टर की जानकारी दी। शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो ये थे विजय बंगा साहब, MD द्वारिकेश शुगर के। थैंक यू सर। तो बताते हुए अपनी कंपनी की योजनाओं के बारे में, हमारा SIP स्टॉक भी रहा हुआ स्टॉक और यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन इस स्टॉक ने लगातार किया है। द्वारिकेश शुगर, इसके एक बार चार्ट पर राय ली जाए सुमित जी, 70 रुपए के आसपास स्टॉक बढ़िया एंट्री लेवल क्या हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए? अनिल जी देखिए, ये स्टॉक पिछले कई महीनों से धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर वापस से तेजी दिखाता है। तो शुगर सेक्टर के अंदर जिस तरह से तेजी देखने को मिल रही है, द्वारिकेश शुगर एक अच्छा अप्रूव दिखा रहा है। स्टॉक के अंदर छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है, जिसके अंदर 62 से 65 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा कोई भी करेक्शन आता है तो डिप्स में खरीदारी करें, एक्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलें। मोमेंटम स्टॉक के अंदर बनेगा जब स्टॉक एक बार ऊपर में 72 रुपए 73 रुपए के लेवल तोड़ेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग दिखाएगा। उसके बाद मोमेंटम बनेगा और फिर 80 रुपए से लेकर 85 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टू मीडियम टर्म में द्वारिकेश के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो डिप्स में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, ये है आपके लिए द्वारिकेश शुगर पर आए। लेकिन एक और स्टॉक जो बढ़िया एक्शन में दिख रहा है, मुझे याद इसलिए लगे कि बाय मेटल और बायो मेटल में जो फर्क जैन साहब ने बताया था, जैन साहब ने कहा शिवालिक बाय मेटल है, बायो मेटल नहीं, तो उस वजह से याद रह गया और उस वजह से मेरे रडार पे भी था। कल शुक्रवार को जैन साहब के जेम्स का स्टॉक 210 रुपए का जो टारगेट, उसके बेहद करीब पहुंचता हुआ, शुक्रवार को भी तेज दौड़ लगाता हुआ और आज भी भागता हुआ। जैन साहब बधाई हो पहले तो, और बताइए सर इस पर कोई अपडेट? यस बिल्कुल अनिल जी, अपने ये 52 वीक हाइस के ऊपर निकल गया है। 195 का हाइस था और मुझे लगता है कि ये जो इसका बिजनेस मॉडल और जो यूनिक बिजनेस है, ये और भी इसको वैल्यूएशंस दिलाएगा। और मैंने इसीलिए इसको दूसरी बार जेम्स में रेकमेंड किया। पहले मैंने रेकमेंड किया हुआ था 60-70 के लेवल्स पे, 120 अच्छा खासा टारगेट अचीव हो गया था जल्दी, फिर 120-25 के लेवल से देखते आ रहे हैं और कंटिन्यूअसली ये स्टॉक चल रहा है, आप देखेंगे। और अभी भी लगता है कि ये बहुत ही जबरदस्त बिजनेस मॉडल है और बहुत कम लोग हैं इस पूरे सेगमेंट में। और बायोमेटल और बायोमेटल आपको याद रह गया, बहुत सही बोल रहे हैं आप। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को 210 का टारगेट दिया है, तो 210 पहुंचने पे तो जिनको प्रॉफिट बुक करना हो करें, बट अदरवाइज वन कैन कंटिन्यू होल्डिंग इट। क्योंकि मुझे अगर लॉन्ग टर्म का प्लेयर हो तो सर्टेनली, क्योंकि मार्केट्स करेक्ट होते हैं तो सारे स्टॉक्स करेक्ट होते हैं, फिर उस टाइम पे ये नहीं कहा जाएगी भाई हमने तो होल्ड कर लिया, बट प्रॉफिट्स आते हैं तो उसको बांध के भी रखे, वो भी इंपॉर्टेंट है। बट ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। ओके, तो ये है आपके लिए बेहतरीन स्टॉक शिवालिक बायोमेटल, जहां पर होल्ड करें और चाहे तो पार्ट प्रॉफिट बुकिंग भी। आइए विदा लेने का वक्त है। जैन साहब धन्यवाद आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। जेम्स के साथ ही कुछ और बेहतरीन पिक्स भी हमारे दर्शकों को देने के लिए सुमित जी, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और राजेश पालिया साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद दिल से हमारा साथ देने के लिए। हफ्ते के पहले दिन और वो भी ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन जहां निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने बनाए हैं फिर से नए रिकॉर्ड। आइए इस ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन का समापन करते हैं। दिन का समापन होना बाकी है, दोपहर में फिर आपसे मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले मुझे और दीप को इजाजत है, उससे पहले आप सबसे निवेदन है अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। जय हिंद।